हेलो सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम 15 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर तैयार करेंगे जो कि डेली सुबह 7 बजे स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव क्या है? इसके बारे में हमें पढ़ना है। दक्षिण अफ्रीका और केनिया, क्या बोला? दक्षिण अफ्रीका और केनिया ने हाल ही में समावेशी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा की है। किसकी घोषणा की है? जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा की है। यह घोषणा प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी (INC) के ऐतिहासिक पहले सत्र के बाद आई है। कौन से सत्र के बाद आई है? पहले सत्र के बाद आई है। जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव का जो उद्देश्य है वो समावेशी तरीके से प्लास्टिक को हटाना ताकि संक्रमण संबंधी हितधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव ना डले। क्या ना कर डले? प्रभाव ना डले। इसका उद्देश्य प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला में, क्या उद्देश्य है इसका? प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला में कूड़ा बीनने वालों और अन्य श्रमिकों के लिए अच्छे रोजगार सृजित करना है। क्या करना है? अच्छे रोजगार सृजित करना है। न्याय संगत परिवर्तन का अर्थ है प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। क्या करना है? सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, जिसमें अनौपचारिक और सहकारी व्यवस्था, देखिए एक तो अनौपचारिक और सहकारी व्यवस्था के तहत कार्यरत लोग भी शामिल हैं और उनकी मौलिक मानवीय गरिमा और ऐतिहासिक योगदान को पहचानना शामिल है। क्या शामिल है? पहचानना शामिल है। इसमें प्लास्टिक के उपयोग से बदलाव से जुड़ी सभी चुनौतियों को कम करने और सावधानी पूर्वक संबोधित करते हुए प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के सामाजिक और आर्थिक अवसरों को बढ़ाना शामिल है। न्यायोचित संक्रमण की योजना उन लोगों के लिए बेहतर और अच्छे काम, सामाजिक सुरक्षा, क्षमता निर्माण और बेहतर नौकरियों की सुरक्षा की गारंटी देगी जो प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला में भूमिका निभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला में क्या निभा रहे हैं? भूमिका निभा रहे हैं। देखिए INC फर्स्ट क्या है? अंतर सरकारी वार्ता समिति या INC फर्स्ट का पहला सत्र 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक उरुग्वे पुंटा डेल एस्टे में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? उरुग्वे के पुंटा डेल एस्टे में आयोजित किया गया। यह वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच एक अंतरराष्ट्रीय वार्ता है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। यह प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक जीवन चक्र दृष्टिकोण को लागू करना चाहता है। किसे लागू करना चाहता है? दृष्टिकोण को, जो वैश्विक जलवायु संकट और जैव विविधता के क्षरण को दूर करने में योगदान दे सकता है। इस वार्ता का उद्देश्य समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करना है। क्या करना है? विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसरो ने हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण आयोजित किया गया।
किसका? इसरो ने हाइपर सोनिक व्हीकल का परीक्षण आयोजित किया गया। चलो देखते हैं इनके बारे में भी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के मुख्यालय हेडक्वार्टर के साथ मिलकर हाइपोसोनिक वाहन का संयुक्त परीक्षण किया। हाल ही में आयोजित इस संयुक्त ट्रायल रन ने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। हाइपरसोनिक वाहन होता क्या है? उन्होंने कहा हाइपरसोनिक वाहन क्या है? एक हाइपरसोनिक व्हीकल एक ऐसा व्हीकल है जो मैक 5 ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, किसकी गति से? ध्वनि की गति से 5 गुना तेज से अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम है। यह एक हवाई जहाज, मिसाइल या अंतरिक्ष यान हो सकता है। चीन, भारत, रूस, अमेरिका जैसे देश हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काफी प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, भारत कर रहा है, रूस कर रहा है और अमेरिका कर रहा है। हाइपरसोनिक वाहनों को विकसित करने के लिए भारत के प्रयास। भारतीय वैज्ञानिकों इस समय रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं। वे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDS प्रोग्राम के तहत एक स्वदेशी दौरे सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास के लिए एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं, जो DRDO के तत्वाधान में आता है। यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक हथियार दोनों को पहुंचाने में सक्षम है। कौन है? दोनों को पहुंचाने में। 2020 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के उड़ान परीक्षण के साथ हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। HSTDA भी एक मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है जो हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ साथ छोटे उपग्रहों को सस्ती कीमत पर, कैसी कीमत पर? सस्ती कीमत पर पहुंचाने में सक्षम है। ट्रायल रन के दौरान यह 23 सेकंड के लिए मैक 6 की गति से पहुंचाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 थर्ड क्या कह रहे हैं? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ये एक संवैधानिक प्रावधान है। क्या है? संवैधानिक। और ये भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये किस अनुच्छेद 324 से 329 के बीच आता है? चलो देखते हैं। एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय। कैसा? एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारत में संघ और राज्य, क्या? जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। किसका? भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का क्या करता है? संचालन। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसी दिन राष्ट्र मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्र मतदाता दिवस मनाया जाता है। संरचना,
एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष और या 65 वर्ष तक है। कब तक है? 65 वर्ष तक है। कब तक है? 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त सरकार द्वारा पुनः नियुक्त के लिए पात्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त को 58 सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव दिया जा सकता है। किस पर दिया जा सकता है? प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारी क्या है? चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना और समय पर उसका पुनरीक्षण करना, चुनाव कार्यक्रम और तरीकों की अधिसूचना देना, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्र या राज्य दलों का दर्जा देना, राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी करना और संसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना है। क्या देना है? सलाह देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प। क्या रही है? अरुणाचल प्रदेश भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का मामला रहा है। देखते हैं इन्हें भी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यंगत्से नदी के किनारे भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। किनके बीच? भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। वर्ष 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद से भारतीय सैनिकों और चीनी PLA सैनिकों के बीच इस तरह की यह पहली घटना है। दोनों पक्षों अपने दावे की सीमा तक क्षेत्रों में गश्त करते हैं और यह वर्ष 2006 से प्रवृत्ति रही है। क्या रही है? प्रवृत्ति रही है। भारतीय सैनिकों के अनुसार तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अलग अलग महत्व के हैं। LAC पश्चिमी लद्दाख, मध्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में विभाजित है। यह घटना उत्तराखंड की पहाड़ियों में ओली में भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑपरेशन युद्ध अभ्यास पर आपत्ति जताने के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि वर्ष 1993 और 96 के सीमा समझौते का उल्लेखन किया गया है। क्या गया? उल्लेखन किया गया है। तवांग क्षेत्र में चीन की रुचि का कारण क्या है? तवांग में चीन की रुचि सामरिक कारणों से हो सकती है, क्योंकि यह भारत के पूर्व उत्तर क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश प्रदान करता है। तवांग तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच गलियारे कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण क्या है? स्थान है। तवांग मठ, तवांग जो भूटान की सीमा से भी जुड़ा है। तिब्बती बौद्ध धर्म के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मठ गल्दन नमग्ये लहौत्से की मेजबानी करता है और यह लहसा में सबसे बड़ा पोताला महल है। 5वें दलाई लामा के सम्मान में वर्ष 1680 से 81 में मिरांग लुद्रो ग्युमुत्सो द्वारा मठ की स्थापना की गई। चीन का दावा है कि मठ इस बात का प्रमाण है कि यह जिला कभी तिब्बत का था। चीन अरुणाचल प्रदेश अपने दावे के समर्थन में तवांग मठ और तिब्बत में लहासा मठ के बीच ऐतिहासिक संबंध
का हवाला देता है। क्या देता है? हवाला देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म 2022 IIGF के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकली और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास उद्यमशीलता राज्य मंत्री ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म 2022 को संबोधित किया। वर्ष 2022 के लिए जो थीम बनी, भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग। इस आयोजन का लक्ष्य डिजिटलीकरण के रोड मैप पर चर्चा करना, इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतरराष्ट्रीय नीति विकास में भारत की भूमिका एवं महत्व पर जोर देते वैश्विक मंच पर इसकी पुष्टि करना है। क्या करना है? इसकी पुष्टि करना है। IIGF इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म वास्तव में संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म से जुड़ी पहल है। यह एक बहुहितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतियों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। क्या करता है? एकजुट करता है। भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति। भारत 800 मिलियन भारतीय उपभोक्ताओं के साथ विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला देश है। 5G और भारत इंटरनेट की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंटरनेट परियोजना में भारतीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.2 बिलियन हो गई है, जो वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की सबसे बड़ी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करेगी। भारत ने वैश्विक दक्षिण के देशों के इंटरनेट तक पहुंच में भी सुधार किया है। यह वो देश हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में इंटरनेट की सहायता और डिजिटलीकरण की कमी से अर्थव्यवस्था को आवश्यक गति प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इंटरनेट के लाभ, इन लाभों का उत्पादकता, वित्तीय स्वतंत्रता और सूचना तक की अधिक पहुंच शामिल है। क्या है? अधिक पहुंच शामिल है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।